हम लोग कल एंजिल कर्व के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच कैसे ज्ञात करते हैं उसकी व्याख्या पढ़ रहे थे और वही हम लोगों ने बंद किया था। आज हम लोग फिर वहीं से शुरू करते हैं कि मेजरिंग इनकम इलास्टिसिटी एट ए पॉइंट ऑफ एन एंजिल कर्व। तो आपने पीछे देखा है कि एंजिल कर्व shows the relationship between income level and quantity demanded of a good। एंजिल वक्र जो है वह आय का स्तर और उस मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा के बीच क्या संबंध पाया जाता है उसकी व्याख्या करता है। हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व में बहुत विस्तार से एंजिल कर्व के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम आय के स्तर में परिवर्तन होने पर विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में एंजिल वक्र का स्वरूप कैसा होगा, कब वह डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, कब वह अपवर्ड राइजिंग होगा, कब वह वाई एक्सिस की तरफ झुका हुआ होगा। हमने बहुत विस्तार से देखा था। उसी एंजिल कर्व पर मांग की लोच कैसे ज्ञात करते हैं। हमने आपसे जो बेसिक फार्मूला मांग की लोच ज्ञात करने का बताया कि मांगी जाने वाली मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत, क्या जो भी वेरिएबल हो, कीमत भी हो सकता है, आय भी हो सकती है, अन्य वस्तु की कीमत भी हो सकती है। तो किसी में भी परिवर्तन में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसके अनुपात के रूप में मांग की लोच ज्ञात करते हैं। वह फार्मूला तो बिल्कुल बेसिक है। आपने देखा कि उसी फार्मूले में आपने सिर्फ प्लेस, स्थान और नोटेशंस बदल करके ये सिद्ध किया था कि नीचे का बिंदु बराबर भाग बटे ऊपर का भाग, लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर। पॉइंट मेथड से आपने इलास्टिसिटी जब कैलकुलेट की, उसी तरह से जब यहाँ भी आप मांग की लोच ज्ञात करते हैं एंजिल वक्र पर, तो यहाँ भी मेन फार्मूला वही रहता है कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी या जो भी हो इंटू पी अपॉन क्यू, या जो भी वेरिएबल हो उसे मतलब नहीं है, वही आप लिख देंगे। बस इसका स्वरूप हम बदल करके एक कैलकुलेट करने का आसान सा फार्मूला प्राप्त कर लेते हैं ताकि हमको हर समय कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जैसे वहाँ हमने नीचे का भाग बटे ऊपर का भाग पढ़ा था, वैसे यहाँ भी हम लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर करके ही उसे ज्ञात करते हैं। लेकिन वो वैल्यू क्या होगी लोअर सेक्टर और अपर सेक्टर की, वह जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो इट हैज़ पॉजिटिव स्लोप इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। अगर सामान्य वस्तु होती है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होता है, इसका मतलब अपवर्ड राइजिंग होता है। तो आपको हम दिख रहा है, पता चले कहाँ तक है। ये देखो एंजिल वक्र जब हम बनाते हैं तो हमने ये पढ़ा है कि हम संतुलन के विभिन्न बिंदुओं को मिला करके जब एक रेखा खींच देते हैं जो आय और मात्रा को व्यक्त करती है, तो उसी को हम एंजिल वक्र कहते हैं। और यहाँ इस चित्र में सिर्फ एंजिल वक्र बना है, न तो कीमत रेखा बनी है, न इंडिफरेंस कर्व बना है, न उपभोक्ता के संतुलन को दिखाया जा रहा है। सिर्फ साफ साफ कहा जा रहा है कि विभिन्न संतुलन बिंदुओं को मिलाकर खींची गई एंजिल रेखा है जिसे हम यहाँ व्यक्त किए हुए हैं। अब उस एंजिल वक्र को हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ इतना खींचते हैं कि वह एक्स एक्सिस को कहीं न कहीं स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ चित्र बना देते हैं तो तुमको समझने में आसानी होगी। यहाँ है मनी इनकम है, ठीक है, मनी इनकम है, और यहाँ क्वांटिटी है, मात्रा। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा एंजिल वक्र है। क्या है? एंजिल कर्व। यहाँ मनी इनकम है, ये आर बिंदु है जहाँ आपको मांग की लोच ज्ञात करनी है। ठीक है। यह एंजिल वक्र आपको दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या होगी, आप इस व्याख्या पहले ही ऊपर लिख चुके हैं कि अगर नॉर्मल वस्तु है तो ऐसे इसके संदर्भ में जो एंजिल वक्र होता है वो
उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, तो ऊपर स्लोप है पॉजिटिव है बना हुआ है। लेकिन मांग की लोच आर बिंदु पर क्या होगी, यह ज्ञात करने के लिए यहाँ हम इसका नामकरण कर देते हैं टी ओ। ठीक है, 2-3 सेंटेंस आप इसके एक्सप्लेनेशन में जरूर जानिए कि इलास्टिसिटी एट पॉइंट आर ऑफ एंजिल कर्व टी क्यू अपॉन ओ क्यू, टी क्यू, ये देखो टी क्यू अपॉन ओ क्यू इज ग्रेटर देन 1। ये कैसे आएगा, अगर आप टी क्यू में ओ क्यू का भाग दे रहे हैं, जाहिर सी बात है ज्यादा में कम का भाग दे रहे हैं तो एक से ज्यादा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट फार्मूला है जिससे हम बहुत आसानी से एंजिल वक्र के द्वारा ये जान लेते हैं कि किसी बिंदु पर मांग की लोच इकाई से ज़्यादा होगी, कम होगी, शून्य होगी या शून्य से कम होगी, जो भी हो। थोड़ा सा आप और जान लीजिए आखिर ये टी क्यू बटे ओ क्यू हम पाए कहाँ से। ठीक है, ये असली जानकारी यही है कि टी क्यू बटा ओ क्यू हमको मिलता कहाँ से है, प्रूफ कैसे करते हैं इसको। तो हमने पढ़ा है, ये सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद रखना है, हमने पढ़ा है कि मांग की आय लोच बराबर होती है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा यम इंटू यम अपॉन क्यू। ये तो हमको याद है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा यम मीजर्स द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ डेल्टा यम अपॉन डेल्टा क्यू ऑफ द एंजिल कर्व ई सी। तो अगर हम इसको फिर से लिख दें, रीराइटिंग इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा यम जहाँ लिखा हुआ है, कैसे हमने क्या लिखा था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा यम इंटू यम अपॉन क्यू। तो ये कह रहा है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा यम जो है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डेल्टा यम अपॉन डेल्टा क्यू। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डेल्टा यम अपॉन डेल्टा क्यू, है ना, इसी का रेसिप्रोकल डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा यम। ठीक है, अब अगर आपने ऐसा लिख दिया डेल्टा यम अपॉन डेल्टा क्यू इंटू यम क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर क्यू बटे टी क्यू। इसका मतलब क्या है, डेल्टा यम बराबर क्या है, आर क्यू, डेल्टा यम क्या है आर क्यू, डेल्टा क्यू क्या है टी क्यू। इतना बदला है, इतना पहले था, ये बाद में क्या हो गया, चेंज हुआ। तो डेल्टा क्यू टी क्यू हो गया और डेल्टा यम क्या हो गया, आर यम, नहीं आर क्यू। तो 1 अपॉन आर क्यू बटा टी क्यू, 1 अपॉन आर क्यू बटा टी क्यू गुणे है यम अपॉन क्यू, यम अपॉन क्यू। अब यम बराबर है आर क्यू, यम बराबर क्या है आर क्यू, यहाँ क्या लिख दीजिए आर क्यू। तो यहाँ जब आर क्यू लिख दोगे तो ऊपर नीचे आर क्यू है, कट जाएगा दोनों, क्या बचेगा, केवल बचेगा तुम्हारे पास तो टी क्यू बटे आर क्यू इंटू आर क्यू बटे ओ क्यू में जब आर क्यू कट जाएगा तो बच जाएगा टी क्यू बटे ओ क्यू। क्या बचेगा, टी क्यू बटे ओ। हमको याद सिर्फ इतना ही रखना है, टी क्यू बटे ओ क्यू, नीचे का भाग बटे ऊपर का भाग। हम लेकिन उसको प्राप्त कैसे करते हैं उसकी प्रक्रिया में ये इतना कैलकुलेशन है। इसको या 2-3-4 लाइन है, रट लेने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत समझ में नहीं आता है तो इतना रट लीजिए, और अगर गणित से समझ में आ जाता है तो फिर अति उत्तम, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यह तुम्हारा है। अब देखो यहीं बाकी सारा समझ लो। अगर ये तुम्हारा एंजिल कर्व इस ओ बिंदु के बाईं तरफ चला जाता है सामान्य वस्तु के संदर्भ में, तब तो ये टी क्यू बटे ओ क्यू हो जाएगा। इसका मतलब इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा हो जाएगी। अगर मान लो ये ऐसे हो जाए, आगे चित्र से बने हैं, व्याख्या है, यहाँ सारा तुम समझ लो। अगर ये ऐसे हो जाए तब तो ये टी यहाँ आ जाएगा। अब टी
क्यू में तुमने ओ क्यू करा था, अब टी क्यू में जब ओ क्यू करोगे तब एक से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर विभिन्न बिंदु तुमको ऐसे ऐसे मिलते जाएं किसी जगह, तो हर बार क्या हो जाएगा, टी क्यू घटता जाएगा और भाग दोगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, कम आता जाएगा। ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। इसकी व्याख्या आगे चित्र बहुत बढ़िया साफ साफ बना की गई है, इसलिए तुम सिर्फ समझ लो। ये देखो, अगर ऐसा है, ये अगर ऐसा है एंजिल वक्र, तब क्या होगा, यहाँ मान लो तुमको निकालना है ये, यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अगर खींचा जाता है तब मान के लो क्या होगी, इकाई के बराबर, क्योंकि नीचे का भाग और ऊपर का भाग दोनों कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो फिर रिजल्ट कैसा आएगा, 1 के बराबर। अब अगर ऐसा हो जाए, मान लो कैसे, इसको मिटा दे, ये जो भी आपको हमने पीछे बताया, अब यहाँ 1 हो जाएगा, इसके इधर 1 से अधिक हो जाएगा, इधर जाओगे तो 1 से कम हो जाएगा, क्योंकि ये टी क्यू में आप ओ क्यू का भाग देंगे, टी क्यू की वैल्यू कम होगी, ओ क्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो 1 से कम आएगा। ठीक है। अब देखो, ये तो तब है जब एंजिल वक्र लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एंजिल वक्र स्ट्रेट लाइन ना हो, कर्व में हो, तब ये देखो, एंजिल वक्र ऐसे भी तो हो सकता है। तो किसी भी बिंदु पर, जैसे मान लो यहाँ निकालना है अगर आर बिंदु पर तुमको, तो क्या करो, वहाँ तुमको मैंने बताया है कि जहाँ कहीं भी, चाहे जहाँ भी स्लोप का नाम आ जाता है कि यू हैव टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉइंट, और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकलेगा, तो जस्ट ड्रा ए टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा आप खींचिए, आपको ढाल आराम से मिल जाएगा। अब आपने जब खींच दिया, तो अब कर्व का मतलब ही खत्म हो गया। अब तो जैसे पीछे आपने लगाया था वैसे क्या करेंगे, इसको भी लगा देंगे। तो अगर ऐसा होता है तो देखिए ये कैसा होगा, ये इनकम इलास्टिसिटी ऑन ए नॉन लीनियर एंजिल कर्व ऑफ नेसेसिटी, जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, नेसेसिटी जिनकी होती है, उनके संदर्भ में जब नॉन लीनियर कर्व बना होता है एंजिल वक्र का, तो हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जो 1 से कम होगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ दिखाया गया है कि अगर आप, ये वक्र है मान लीजिए यहाँ, ये पॉइंट अगर आप ले लें, ये पॉइंट अगर आप ले लें, ठीक है, यहाँ ये हो गया, इतने पॉइंट हुए। तो हर बार आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ एक पॉइंट था, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट वहाँ है। इसका मतलब है कि जहाँ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपका जो इलास्टिसिटी है क्या होती है, घटती जाएगी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिक्लाइनिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ ए नेसेसिटी एज इनकम इंक्रीजेस। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे से अनिवार्य वस्तुओं की लोच क्या होती जाती है, घटती जाती है। यानी आप अपनी बढ़ी हुई आय का हिस्सा उस पर खर्च नहीं कर रहे। क्यों? कारण यह है कि जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं उनका तो आप काफ़ी हद तक इस्तेमाल बिना आय बढ़े भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको हम टाल ही नहीं सकते ना। तो जब हमारी आय बढ़ती है तो हमारी आवश्यक आवश्यकताएं नहीं बढ़ती हैं, हमारी आरामदायक आवश्यकताएं, हमारी विलासिता की आवश्यकताएं, हमारी डाइवर्सिटी इन कंजम्पशन, हमारे टेस्ट में डेवलपमेंट, हमारी आदतों में परिवर्तन, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में चेंज, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। लेकिन आवश्यक आवश्यकता माने रोटी कपड़ा और मकान, इनमें बहुत बड़ा चेंज, क्योंकि ये तो हम अपने काम भर का कर ही रहे हैं।
हमारी आय कम हो चाहे ज़्यादा हो, काम भर का हम हमेशा अनिवार्य आवश्यकताएं बाद में नहीं पूरी होती हैं, बाद में वह आवश्यकताएं हमारी बढ़ जाती हैं। जैसे अभी आज की डेट में भी अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी कुल आय का जो वास्तव में खाना, कपड़ा और रहने पर खर्च है, वह अगर 20,000 है तो अकेले ही 50,000 गाड़ी की किस्त है। तो ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? आराम और विलासिता पर खर्च हो रहा है ना, जीने खाने पर कहाँ खर्च होता है। और मज़े की बात तो ये है, थोड़ा माइंडसेट देखिए कैसे है कंज्यूमर का। आप अपना खुद का इंश्योरेंस भले न कराएं, गाड़ी का नहीं भूलते कराना। आप भले आपको कुछ हो जाए, गाड़ी को कुछ ना होने पाए, यही नहीं इसका मतलब है। कभी इस पर आप गहराई से विचार करते हैं? आप स्कूटर पर अपना इंश्योरेंस पुलिस की डर से भले करा लेते हो, वो ऐसे नहीं कराते। और गाड़ी का इंश्योरेंस समय से 2 दिन पहले ही आप करा देते हैं। तो आपको प्रेम किससे ज़्यादा है, अपने से कि गाड़ी से? हाँ, गाड़ी से, सही बात। तो नॉन लीनियर convex angel curve represents the case of a necessity which accounts for a smaller proportion of the richer families as compared to the poor families। हाँ भाई, जो अब क्या है कि अमीरी गरीबी का भी चक्कर है। जैसे अमीर आदमी की जब आय बढ़ती है तब उसकी आवश्यकता पर वो कुछ नहीं खर्च करता उस बढ़ी हुई आय का। क्यों? अंबानी को आप 5 लाख रुपया दे दीजिए अलग से, कहाँ खर्च करेंगे 5 लाख? उनकी बेसिक आवश्यकता में सब कुछ पूरा है, जिसमें वो 5 लाख हो सकता है, उनको खर्च करने के लिए कहीं कुछ दिखे ही नहीं, क्योंकि वो तो 5,000 करोड़ चाह रहे थे नया प्लांट लगाने के लिए। वो कितना चाह रहे थे? 5,000 करोड़ की जरूरत थी, तो 5 लाख उनके लिए कोई मतलब ही नहीं। जैसे आपको कोई 5 रुपया दे, कह लीजिए कुछ खा लीजिए, क्या खाएंगे 5 रुपये में? 500 में खाना मिलेगा ना भाई। तो और गरीब आदमी को अगर 5 लाख दे दीजिए तब तो वो तुरंत खर्च कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी सारी उसकी स्तर की सारी आवश्यकताएं असंतुष्ट हैं। उसके पास फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, स्कूटर नहीं है, उसके पास बढ़िया कपड़ा नहीं है, खाने का बढ़िया सामान नहीं है, वो फटफट क्या करेगा? सब खरीद लेगा। तो जो मार्जिनल एक्सपेंडिचर है, जिसको आप सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स के टर्म में कहें तो जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है, इसीलिए गरीब आदमी की बहुत ज़्यादा होती है, अमीर आदमी की कम होती है। कुल उपभोग अमीर आदमी का ज़्यादा होता है, लेकिन मार्जिनल जो चेंज है वो उतना ज़्यादा नहीं जितना कि गरीब आदमी का। उसके पीछे कारण सिर्फ यह है कि संभावना बहुत रहती है, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं असंतुष्ट हैं, और अमीर आदमी की सारी आवश्यकताएं पहले से कैसी हैं? संतुष्ट हैं। उसको कोई बहुत बड़ा चाहिए करने। अब उसको मंगल उंगल पर घर बनाने के लिए कहिए तो ठीक है, तब सोचेगा, क्योंकि अब वो धरती पर तो सारी जगह घर बना चुका, कहाँ बनाएगा? तो इसीलिए हर व्यक्ति के, और ऐसा भी नहीं कि जो बहुत अमीर है उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे हमेशा हर व्यक्ति को कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। इसीलिए जैकब वाइनर ने कहा कि रिलेटिव डिप्राइवेशन हर किसी को होता है, इसलिए हर व्यक्ति गरीब होता है सापेक्षिक रूप से। एब्सोल्यूट गरीबी कोई परिभाषा नहीं होती है। गरीबी हमेशा आप दूसरे के संदर्भ में ही मापते हैं। पड़ोसी घर में कार है, आपके पास स्कूटर है, तो अपने को आप गरीब महसूस करते हैं। आपके पास कार हो गई, लेकिन पड़ोसी वाले के पास अगर BMW है तब भी आप गरीब महसूस करते हैं। आपके पास BMW हो गई, उसके पास हेलीकॉप्टर है, तब भी आप गरीब महसूस करते हैं। तो इस तरह से आप हर सामने वाले से अपने को कंपेयर करते हैं। तो आप हमेशा रिलेटिव डिप्राइवेशन तो हमेशा रहता है, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो। इसलिए माइंडसेट चेंज करने की आवश्यकता होती है। इसलिए कहते हैं कि सुख वस्तुओं में नहीं, सुख मनुष्य के मस्तिष्क में निवास करता है। कुछ भी आपको मिल जाए, आप सुखी नहीं हो सकते हैं अगर आपका माइंडसेट वैसा नहीं है, अगर आपका अप्रोच पॉजिटिव नहीं है, अगर आपका एटीट्यूड साइंटिफिक नहीं है, तो फिर आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। आपको कुछ भी मिल जाए, बहुत कुछ मिल जाएगा, तभी कुछ न कुछ आपको चाहिए ही होगा। कहते हैं कि 1 रुपया वाला अगर 100 रुपया नहीं चाहता है तो वो ज़्यादा सुखी होगा, बजाय इसके कि 99 वाला अगर 100 के चक्कर में परेशान है। यदि उसके पास बहुत ज़्यादा है फिर भी परेशान ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया।
अब देखो क्या है, नेसेसिटी, लग्जरी और इंफीरियर गुड्स, इस तरह की वस्तु होती है, घटिया वस्तु होती है। अभी जो तुमने चित्र बनाया उन्हीं चित्रों का रिपीटिशन है। अगर लग्जरी वस्तु होती है तो उसके संदर्भ में एंजिल वक्र ऐसा होता है कि उसको जब तुम टेंजेंट खींचते हो तो बताता है कि मांग किलो इकाई से अधिक है। लग्जरी वस्तुओं पर आय जितना बढ़ती है खर्चा उससे ज़्यादा बढ़ता है तेजी से। जैसे आपकी ज़्यादा आय बढ़ती है तो आप आलतू फालतू सामान खरीदने लगते हैं, ठीक है। तो लग्जरी में मांग की लोच। अब वहाँ क्या होगा, वही चित्र जो पीछे तुम पढ़े हो, चित्र वही है, बस केवल उसको बनाने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। जैसे ये था, ये एंजिल वक्र है, नॉन लीनियर दिया हुआ है। हमको सिर्फ ऐसे, हमने वहाँ केवल एक ऐसी रेखा बनाई थी ना, याद है। अब हमने सिर्फ इसी आर लेकर के इसी की स्पर्श रेखा खींची, बिल्कुल सब जैसे था वैसे ही, और कुछ नहीं बदलेगा। तो यहाँ मांग की लोच कैसी आई थी, इकाई से अधिक, क्योंकि यहाँ जब लोगे तो ये टी क्यू ओ, तो टी क्यू बटे ओ क्यू विल बी ग्रेटर देन 1। तो इन केस ऑफ लग्जरी, इफ एंजिल वक्र कर्व इज नॉन लीनियर, द इलास्टिसिटी ऑफ इनकम विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो कोई घटिया वस्तु है, गिफिन वस्तु है, तो गिफिन वस्तु में कैसा होता है, मांग की आय कैसी होती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। इतना ज़्यादा इफेक्टिव नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है कि वो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बिल्कुल खत्म कर देता है। तुमको याद है वो चित्र हमने जो बताया था इंडिफरेंस कर्व में, एक आपने चित्र पढ़ा था, आपको याद होगा, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम था, ठीक है। बस सस्ती हो गई, एक सस्ती हो गई तो प्रतिस्थापन में मांग यहाँ बढ़ के आ गई, R से R1 हो गई, ठीक है। चित्र खींच रहे हैं उसके लिए बना दे रहे हैं। अब लेकिन इसके बाद जो इनकम इफेक्ट हुआ, उसने न केवल इतने को खत्म किया बल्कि और भी कम कर दिया, और अंतिम इक्विलिब्रियम कहाँ हो गया, यहाँ। तो यहाँ चला गया तो यह बताएगा कि अब यह कैसी वस्तु है, क्योंकि उसने प्रारंभिक मात्रा से भी उपभोग को कम कर दिया। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव इनकम इफेक्ट इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि वो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को तो खत्म ही करता है, उसको और भी कम कर देता है, ठीक है। ऐसा होता है इन केस ऑफ गिफिन गुड्स। कब होता है, गिफिन गुड्स के संदर्भ में ऐसा होता है। उन्हीं गिफिन वस्तु के बारे में कह रहा है यहाँ, यही लिख दें जो इसमें लिखा हुआ हो। तो यहाँ एंजिल वक्र कैसा होता है, आपने पढ़ा है कि यह वाई एक्स की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ कहीं भी आपको अगर निकालना हो, यहाँ मान लो यहाँ निकालना है, ऐसे खींच दिए और ये हो गया, ठीक है। ये हो गया O, ये हो गया T, ये हो गया। यहाँ मांग की लोच कैसी आ जाएगी, यहाँ मांग की लोच 0 से भी कम हो जाएगी। उलट गया इधर ना, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ इनकम लेस देन 0 हो जाएगी। 1 होगी तब तो बराबर ही बदलेगा, 0 से भी कम हो जाएगी, यानी कि जो पहली स्थिति थी उससे भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा सारा हो गया। इसके अलावा एक और भी इसमें है, इसी को पढ़ के सुना देते हैं, समझ तुमको आ जाएगा। इनकम एलास्टिसिटी एंड प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। हमेशा आय का कितना हिस्सा आप किसी वस्तु पर खर्च करते हैं, यह बहुत बड़ा फैक्टर होता है यह तय करने के लिए कि उसकी मांग की लोच कैसी होगी। आपने पीछे देखा कि जब आप बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं तभी असर पड़ता है। जब आप बहुत मिनिमम इनकम का हिस्सा खर्च करते हैं, जैसे दिया सलाई पर, नमक पर, या इस तरह की अखबार पर, तो उसका बहुत असर आपके मांग पर नहीं पड़ता है। तो इफ proportion of income spent on a good remains the same as income increases, income elasticity for the good is 1। इससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि अगर आय में जो परिवर्तन हुआ
उस परिवर्तन के बाद किसी वस्तु पर व्यय किए जाने वाली आय का हिस्सा स्थिर है, जैसे पहले भी 10% खर्च हो रहा था, अभी कितना खर्च हो रहा है 10%, तो हम आय लो उसको बताते हैं कि इकाई के बराबर। ठीक है, जैसे हमने एक्सपेंडिचर में देखा था टोटल आउटले मेथड से, अगर कुल व्यय बढ़ता है तो लोच बढ़ जाती है, कुछ व्यय घटता है तो लोच घट जाती है, कुछ कुल व्यय बराबर रहता है तो लोच इकाई के बराबर होती है। ठीक है, तो अब यहाँ मान लीजिए कि ई स्टैंड्स फॉर द इनकम स्पेंट, एम लेवल ऑफ मनी इनकम। ध्यान सुनिएगा, केवल नोटेशन है, कुछ है नहीं। ई का मतलब है स्टैंड्स फॉर द इनकम स्पेंट, जो आय आप व्यय करते हैं उससे हम किसी व्यय करते हैं एक्सपेंडिचर ई से, लेवल ऑफ इनकम को एम से, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट विल बी ई अपॉन एम। अगर ई हमारा एक्सपेंडिचर है और एम इनकम का लेवल है, तो एम का कौन सा हिस्सा हम व्यय करते हैं वो किसके बराबर होगा, ई अपॉन एम के। बस यही इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है। इफ इनकम इंक्रीजेस, इंक्रीजेस का मतलब बदल गई, डेल्टा एम हो गई। ठीक, तो इसी के प्रपोर्शन में एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, बदल जाएगा, डेल्टा हो गया। तो अब आय के बदलने के बाद बदली हुई आय का कितना हिस्सा हम खर्च करते हैं वो होगा डेल्टा ई बटे डेल्टा यम। यानी ई बटे यम आप स्पष्ट जान गए कि आय का कितना भाग हम खर्च करते हैं। डेल्टा ई अपॉन डेल्टा यम का मतलब परिवर्तित आय का कितना हिस्सा हम खर्च करते हैं। ठीक है, लाइन जरूर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि दिमाग में रीजनिंग का बैठना जरूरी है। ठीक है, अब देखो, अब अगर E प्लस डेल्टा ई बटे यम प्लस डेल्टा यम बराबर E अपान यम हो, तो यहाँ पर समझना, तो यम इंटू ई प्लस डेल्टा ई बराबर E ब्रैकेट में यम प्लस डेल्टा यम, कुछ नहीं, बस केवल डेल्टा ई प्लस ई बटे डेल्टा यम प्लस एम बराबर ई अपान एम। इसको केवल मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ब्रैकेट में लिख दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। तो ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लाई करने के बाद यम ई प्लस डेल्टा ई बराबर ई यम प्लस डेल्टा यम। अब यम ई प्लस यम डेल्टा ई बराबर ई यम प्लस ई डेल्टा यम। सिंस एम ई अकर्स ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ एम ई आ जाएगा, तो उसको हम हटा देंगे और अंत में बचेगा यम इंटू डेल्टा ई बराबर ई इंटू डेल्टा यम बराबर ई बटे यम डेल्टा ई अपॉन डेल्टा यम बराबर 1। अगर ये सब ये जैसा आपने पहली बार कह दिया कि अगर जितनी आय बढ़ी उतना ही खर्च किया, तो इसका मतलब लोच कैसी है, 1 के बराबर। तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा यम, जितनी आय बदली उतना ही खर्च हुआ, बराबर 1 आएगा, बाकी सब पंचायत है, बाकी इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसी तरह दूसरा थियरम क्या है, इफ द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड राइजेज एज इनकम इंक्रीजेज द इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटी। अगर डेल्टा ई और डेल्टा यम की तुलना जब करते हैं तो उसमें होता क्या है कि जितना डेल्टा यम बढ़ा, डेल्टा ई उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जाहिर सी बात है डेल्टा ई ज़्यादा हो जाएगा, डेल्टा एम कम हो जाएगा, भाग दोगे तो क्या है 1 से ज़्यादा आ जाएगा, तो 1 से अधिक होगा। ठीक है, इसका एक और होगा, फिर इसका मतलब कि अगर वो कम बढ़ता है और आय ज़्यादा बढ़ती है तो रोज 1 से कम होगा, बाकी वही रिपीट हुआ है। एक्सेप्ट
देखो एक स्टेटमेंट और है कि इसमें सम ऑफ इनकम इलास्टिसिटीज, बजट कॉन्स्ट्रेंट एंड एक्सपेंडिचर। बजट का मतलब होता है कि हमारी कुल व्यय करने की जो क्षमता है, ये जानना चाहिए। बजट का मतलब हमारी टोटल स्पेंडिंग कैपेसिटी जो है। इनकम इलास्टिसिटी और बजट। एज्यूमिंग नो सेविंग्स एंड बारोइंग्स इंक्रीज इन द इनकम कैन बी स्पेंट ऑन ए नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाई ए कंज्यूमर। अगर ये मान लिया जाए कि अगर आपको कहीं से उधार नहीं मिल रहा है, आपको और कहीं पैसा नहीं मिल रहा है, तो जो भी आप आय प्राप्त करते हैं उसको आप विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करते हैं। इसमें कोई कुछ भी ऐसी बात नहीं जो आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। सम ऑफ इनकम इलास्टिसिटीज फॉर ऑल गुड्स and services must be unity, and further that income elasticity of demand for a good depends on income elasticities on other goods and services। जितनी भी वस्तुओं सेवाओं का उपभोग आप कर रहे हैं, उन सब पर जो भी अपनी आय का हिस्सा खर्च कर रहे हैं, उन सब पर खर्च किए जाने वाले आय की लोच इकाई के बराबर होनी चाहिए। और आप जितनी सारी वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करते हैं, उन सब पर आप जो खर्च करते हैं वह मांग की लोच यूनिटी के बराबर होनी चाहिए, ये कह रहा है। और किसी भी वस्तु पर जो आप व्यय करेंगे उस वह दूसरे वस्तुओं और सेवाओं की भी जो मांग होगी उसके प्रभावित होगा। कभी भी आय हम किसी वस्तु पर स्वतंत्र रूप से खर्च नहीं करते हैं। हम जहाँ भी खर्च करते हैं इस कैलकुलेशन के साथ कि हमको दूसरे पर कितना खर्च करना है, तीसरे पर कितना खर्च करना है, हमको एजुकेशन कितना खर्च करना है, तो हमको हेल्थ पर कितना खर्च करना है, हमको इंटरटेनमेंट पर कितना खर्च करना है, यानी सब जितने भी विकल्प हैं खर्च करने के, उन सब का एक दूसरे पर असर पड़ता है। कहने का मतलब से इतना है, ठीक है। मान लीजिए कि कंज्यूमर हैज इनकम यम, इनकम स्पेंट ऑन टू गुड्स एक्स एंड वाई, देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस पी एक्स और पी वाई। Let income increases by delta m, as result quantity purchase increase delta qx delta qy। बहुत सामान्य सी बात है। आय दिया हुआ है, आय का कितना हिस्सा खर्च करते हैं, दो वस्तुएं हैं qx हैं qy हैं, कीमतें उनकी px py हैं। अब आपकी आय बता रहा है कि डेल्टा m से आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो डेल्टा m से बढ़ गई तो qx भी डेल्टा qx हो जाएगा बढ़ करके, और qy भी डेल्टा QY हो जाएगा, ठीक है। बजट कांस्टेंट क्या होगा? डेल्टा यम, यानी जो डेल्टा यम बढ़ा है, जो आपकी कुल व्यय करने की क्षमता बढ़ी है, वो कितनी बढ़ी है? डेल्टा यम। अब ये डेल्टा यम जो है, ये दो वस्तुओं का उपभोग करते हैं आप, QX का और QY का। तो अब डेल्टा ये जो कुल होगा, ये डेल्टा QX कितना बढ़ा इंटू P, और डेल्टा QY इंटू PY और PX। तो अधिकतम जो आप खर्च कर सकते हैं दोनों वस्तुओं पर, कुछ और तो नहीं, नोटेशन लिखा हुआ है, PX इंटू डेल्टा Q, हाँ ठीक, प्लस PY इंटू डेल्टा Y, ये सही है, ठीक है। तो अधिकतम जो आपकी कुल व्यय क्षमता बढ़ी है, वो अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं? उतना QX पर और उतना Y पर, इस तरह से। अब डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय डेल्टा यम। डेल्टा यम जैसे कि आपको बताया थे, ये किसी को खत्म करना हो तो क्या करिए? खत्म कर दीजिए। दोनों तरफ आपने कर दिया, तो एक तरफ से डेल्टा यम क्या हो गया? एक हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो, PX इंटू डेल्टा Q बटे डेल्टा यम प्लस PY इंटू QY बटे डेल्टा यम, ये सब बराबर यम 1 के हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा यम, यहाँ भी क्या हो जाएगा? डेल्टा यम। तो अगर दोनों पार्ट को कर दोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? डेल्टा यम। तो 1 आ गया। तो जो कुल तुम्हारी खर्च करने की क्षमता होती है, आप देखो यहाँ, the above equation implies that the sum of the proportion of increase in income spent on good X, यानी PX बटे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा यम, in proportion of increase in income spent on good Y, PY into डेल्टा QY अपॉन डेल्टा यम must be equal to 1।
इसका मतलब कि दोनों ही वस्तुओं पर जो हम व्यय कर रहे हैं आय का जो हिस्सा, वह दोनों का योग इकाई के बराबर होना चाहिए। ये हम पहले से मान ले रहे हैं कि दो ही वस्तुएं हैं, 10 रुपये बढ़ा तो चाहे हम उस किसी पर 3 खर्च किए चाहे 7 खर्च किए, दोनों जोड़ो कितना है 10 ही आएगा। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद बाई मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट टर्म बाई क्यू एक्स बटे क्यू एक्स एंड एम बटे एम एंड सेकेंड टर्म क्यू वाई बटे क्यू आई इंटू एम बटे एम वी हैव। सबको हटाने पाने के लिए ऐसे ऐसे आइटम से भाग दे दीजिए, गुणा कर दीजिए ताकि आपके मतलब का कोई चीज़ निकल आए। तो जब आप करेंगे, इसमें सब डिटेल लिखा हुआ है, तुम पढ़ोगे जान जाओगे। पी एक्स इंटू डेल्टा क्यू एक्स में हमने डेल्टा एम का भाग दिया, गुणे क्यू एक्स बटे क्यू एक्स गुणे एम बटे एम प्लस पी वाई डेल्टा क्यू आई बटे डेल्टा एम इंटू क्यू आई बटे क्यू आई इंटू एम बटे एम। इसको हल करोगे, पी एक्स क्यू एक्स बटे एम इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एम इंटू एम अपॉन क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू आई बटे एम इंटू डेल्टा क्यू आई बटे डेल्टा एम इंटू एम अपॉन क्यू आई। एक तरह से सबका प्रपोर्शन मिल गया तुमको, इसलिए इसको किया गया हम जान सकें अलग अलग हर चीज़ का प्रपोर्शन कितना है। अब देखो एक्सप्लेन कैसे कर रहा है। मिला तुमको पी एक्स क्यू एक्स बटे एम। पी एक्स क्यू एक्स बटे एम क्या बता रहा है कि प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन एक्स। ये कह रहा है कि आय का वह भाग जो एक्स वस्तु पर खर्च किया गया, पी एक्स क्यू एक्स बटे एम। इसको हमने कहा के एक्स है। ये क्या है? के एक्स है। दूसरा डेल्टा क्यू एक्स बटे डेल्टा एम इंटू एम बटे क्यू एक्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्स। ये क्या हो गया? वही फार्मूला ही लिखा हुआ है इनकम इलास्टिसिटी का। पी वाई इंटू क्यू वाई बटे एम प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन वाई यानी के वाई। ठीक है। फिर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एम इंटू एम अपॉन क्यू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर वाई। इसका मतलब एक्स की इनकम इलास्टिसिटी, वाई की एक संदर्भ में इनकम इलास्टिसिटी, एक्स पर किया गया व्यय, वाई पर किया गया व्यय। सिर्फ इतनी बात कही गई है पूरे फार्मूले में। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने कैसे लिख दिया, अब हम कह देते हैं कि के एक्स हमने लिखा कि आय का वह भाग जो हम व्यय करते हैं ना, ये किसके बराबर हो जाएगा? नहीं, तो ये के एक्स ई एक्स पूरा का पूरा जो तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा के एक्स, एक्स पर किए जाने वाले व्यय का भाग इंटू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एक्स। क्या हो जाएगा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एक्स प्लस हो जाएगा वाई पर किया जाने वाला व्यय के वाई, पीछे आपने लिखा है ना, इंटू इलास्टिसिटी ऑफ इनकम ऑफ वाई। बस इतना ही फार्मूला है जो आपको मिलेगा अंत में, कि जो हमारा बजट है वो इस तरह से हम दोनों वस्तुओं की इनकम इलास्टिसिटी क्या है और दोनों पर व्यय किया गया आय का हिस्सा क्या है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमारा बजट परसेंट हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और ये बराबर 1 आएगा। ये सब जोड़ दो कितना हो जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। चलो क्लास है BA 3rd ईयर की, बाकी कल पढ़ना।